अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने दूसरे पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ आए हैं जिसका नाम दास्तान स्टोरीज़ फ्रॉम पाकिस्तान की कहानियों के साथ। इस पॉडकास्ट सीरीज़ का मकसद ये है कि हम उन अनसंग हीरोज़ को सेलिब्रेट कर सकें, उनको हम विजिबल कर सकें जिन्होंने इस सेक्टर के लिए मुख्तलिफ़ तौर पे काम किया है। आज पर्टिकुलरली इस सीरीज़ में हमें हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने ज्वाइन किया है। उनका नाम है अरसलान चांडियो। वो सिंध यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। उन्होंने अपना एमफिल आईटी में किया है और उन्होंने जो काम किया है, आई एम श्योर कि उनकी कहानी सुनने के बाद जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो इंस्पिरेशन लेकर जाएंगे इस सीरीज़ से, क्योंकि उन्होंने मोहनजोदड़ो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैपिटल था, मरकज़ था, उसको वर्चुअल रियलिटी में उन्होंने ट्रांसलेट किया है और आज हम जानेंगे इसके पीछे उनकी कहानी। तो अरसलान, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आज आप टाइम निकाल के आए। हम आई एम श्योर आप एक लंबा सफ़र तय करके आ रहे हैं। जो हमारे हालात चल रहे हैं उस हिसाब से आपने इतना ज़बरदस्त वेंचर स्टार्ट किया, आपने इस पर काम किया। तो सबसे पहली बात तो ये कि वार्म वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज़। बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आज? जी, बहुत शुक्रिया। मैं आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ आपके पास आके, और ये है कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट आवर स्टोरी हेयर टुडे। जो काम हमने किया है वो है वर्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट करने का मोहनजोदड़ो को, जैसे पूरी दुनिया में अब हो रहा है। वो अपनी कल्चर हेरिटेजेस को डिजिटली प्रिजर्व कर रहे हैं और उनको एक्सेसिबल कर रहे हैं एक डिजिटल फॉर्म में अराउंड द वर्ल्ड। उसी तरह हमने भी उस ट्रेंड में हिस्सा अपना डाला है, और जो हमारी सबसे पुरानी तारीख़ी मकामात में से एक है वो है मोहनजोदड़ो। हमने उसको कन्वर्ट किया है इन वर्चुअल रियलिटी और उसको रिवाइव किया है जैसे एक ज़माने में वो हुआ करता था। एक तो वो है जो हमें अभी नज़र आ रहा है, हमने उसको उस हिसाब से कैप्चर नहीं किया है, हमने उसको रिवाइव किया है जैसे घर थे, जैसे स्ट्रीट्स थे। जी, डिजिटली रिक्रिएट किया है। द ग्रेट बात है जैसे वहाँ पे वो कैसा हुआ करता था। ग्रेनरी है जिसको अनाज मंडी कहते हैं, कि वहाँ पे किस तरह से जो हो रहा था बिज़नेस वगैरह वो दिखाया है। वहाँ पे जो सबसे उनकी बिगेस्ट अट्रैक्शन है द स्तूपा, जो सामने से नज़र आता है, लोगों को तो वही मोहनजोदड़ो लगता है इसमें। तो उसको हमने बनाया है कि वो अपर सिटी कैसे अलग है, लोअर सिटी कहाँ पे है। तो उसको हमने वर्चुअल रियलिटी में इंटीग्रेट करके हमारे एज एमफिल रिसर्च में हमने उसको उठाया था कि किस तरह से हम सिंध के दीगर मकामात को इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए VR में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा अरसलान, सबसे पहले जो है आप हमें बताएं कि VR एक्चुअली है क्या, VR टेक्नोलॉजी क्या है और उसको हम किस तरह जो है ह्यूमन इंटरेक्शन कर सकते हैं उसके साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ। VR जो कि शॉर्ट फॉर्म है वर्चुअल रियलिटी का। वर्चुअल मीन्स नॉट रियल बट नॉट फेक। इट इज़, आप ऐसे समझें कि बरकी दुनिया, इसको आप प्लॉजिबल इल्यूजन कह सकते हैं कि व्हेन यू वेयर समथिंग क्लोज टू योर आइज, दैट मच क्लोज, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप उस दुनिया में आ गए हैं। अभी भले आपकी सराउंडिंग, अभी मैं आपको अपना VR बॉक्स पहना दूं, आपको तो ऐसा लगने लग जाएगा आप मोहनजोदड़ो में हैं। जब आप चलने शुरू करेंगे तो आप टकरा जाएंगे इस अपने गिलास में। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ऐसी दुनियाएं, ऐसे वर्ल्ड्स क्रिएट करते हैं जहाँ तक आपकी इमेजिनेशन जाना चाहे। क्योंकि फेसबुक इंट्रोड्यूस्ड मेटावर्स, वो लोग तो प्लॉट भी अब बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो उसी तरह वर्चुअल रियलिटी एक बरकी दुनिया है, इल्यूजन की दुनिया, जो रियल तो नहीं है पर फेक भी नहीं है। तो इसको मिक्स रियलिटी कहते हैं। हमने मोहनजोदड़ो को अब ना इसको पुरानी जैसा बना सकते हैं
ना इसको हम इसी हालत में प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हालात इन साइट्स पे लोगों की आने की वजह से डेली की बुनियाद पे डेटोरेशन हो रही है। तो उस हिसाब से हमने हमेशा के लिए एक तरीका निकाल के वर्चुअली प्रिजर्व कर दिया इस चीज़ को कि एजुकेशनल पर्पसेस पे हम ये चीज़ दिखा सकें। अच्छा, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी आपने यूज़ की है, क्या आप वो हमें ब्रीफली बता सकते हैं, ताकि जो हमारे नौजवान जो अभी आ रहे हैं इस फील्ड में, कंप्यूटर से रिलेटेड वगैरह जो वो एक्सपर्टीज़ हैं उनकी, तो वो उनको कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से सॉफ्टवेयर्स, कौन से टूल्स हैं, उनसे गुजर कर और उनको सीख कर ये सेम जो VR है वो भी मतलब डिज़ाइन कर पाए। इसमें देखें ना कि सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि आइडेंटिफाई द प्लेस जिसको हमने डिजिटली रिक्रिएट करना है। आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने फिर सबसे पहले 2D डिज़ाइंस एक्वायर करने हैं, मैप्स एक्वायर करने हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एक्वायर करने हैं। जैसे कि ये ग्लास रूम है तो इसके क्या डायमीटर है, क्या मेजरमेंट्स है, अगर ये ज़मींबोस हो जाता है कल तकरीबन, जैसे ऐसा समझे कि ये गिर गया और हमारे पास सिर्फ इसके आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस हैं या 2D मैप मौजूद है कि भाई यहाँ पे एक पिलर है, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एक पिलर है, तो उस हिसाब से हम उसको फिर स्केचअप या दूसरे डिज़ाइनिंग के जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए पहले एक 3D मॉडल क्रिएट करेंगे। जब हम इससे मिलता जुलता मॉडल, अब उसके लिए क्या चाहिए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स चाहिए, कोई पुराना बंदा, कोई बुक्स, जो भी सब सामान है वो कलेक्ट किया जाएगा। जैसे हमने किया था कि पहले हम जगह पे गए हैं, ड्रोन इमेजेस कैप्चर की, 360 वीडियोस बनाए, उसके बाद हमने फिर यूनेस्को और वर्ल्ड हेरिटेज जो है यूनाइटेड नेशंस, उनके हमने आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस एक्वायर किए। उन आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस को हमने ऑटोकैड, एक सॉफ्टवेयर है जो इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं, ऑटोकैड के ज़रिए हमने सारा नक्शा फ्रेम आउट किया। सारे नक्शे को फ्रेम आउट करने के बाद हमने उसको उठा के स्केचअप में ले आए। स्केचअप में हमने एक एक दीवार उस वायर फ्रेम से, वहाँ पे एक वायर्ड फ्रेम बनता है, उस वायर फ्रेम में हमने एक एक दीवार उठाई। फिर वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते गए। जहाँ पे घर थे तो एक सोसाइटी का शक्ल उसको आ गई, जहाँ पे वेल्स थे वहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई हम यहाँ पे वेल्स हैं। फिर हमारे जो ड्रोन इमेजेस थे उसको हमने यूज़ किया कि हाँ यार यहाँ पे ये जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे ग्रेट बाथ नज़र आ रहा है, फिर उसको उस तरह से डिज़ाइन किया। तो आप जिस भी जगह पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले वहाँ के करंट इमेजेस चाहिए, पास्ट डेटा, आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस नहीं है तो फिर आपने बनाने पड़ेंगे। उसके बाद फिर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर से आप उसका एक मॉडल बनाएंगे। फिर गेमिंग इंजन्स हैं एक, जिसका नाम हमने जो इस्तेमाल की थी अनरियल इंजन, वहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनेगा उसी मॉडल का। फिर उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को VR की शक्ल देके किसी भी VR के डिवाइस में इंस्टॉल करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो खुद जो है वो विज़िट किया है इन पर्सन, तो अब तो मुझे तो तकरीबन ऐसा लगता है कि वो जो हमने उसको रीवैम्प किया है वो भी इतना कोई खास सच नहीं है वो भी। तो आपने क्या चैलेंजेस थे जो आपने वो फेस किए एट दैट टाइम, जब उसके आप मेजरमेंट ले रहे थे आपने, या ड्रोन के दौरान ये, और क्या आपने चैलेंजेस थे जो कि आपने फेस किए कि हाँ ये ड्यूरिंग, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। देखें, सबसे पहले जो मुश्किलात आती हैं इन स्टूडेंट लाइफ वो होती हैं रिसोर्सेज की, और हैदराबाद से लाड़काना मल्टीपल विज़िट्स करना भी एक मसला है। फिर वहाँ पे ड्रोन इमेजेस कैप्चर करने में सबसे जो पहला हमारा ऑब्स्टिकल है वो ये था कि करीब एयरपोर्ट है और जैमर्स की वजह से ड्रोन उड़ नहीं सकते हैं वहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल से कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करके वहाँ से यहाँ से कॉल्स करवा के एयरपोर्ट के हमने जैमर्स बंद करवाए हैं। उसके बाद तो हमारा ड्रोन उड़ा है, उसमें एक दिन लग गया। उसके बाद फिर हमारे पास अपर सिंध में 11 ही महीने गर्मी चलती रहती है, तो हीट के
इश्यूज़ थे, अर्ली मॉर्निंग शूट करनी पड़ी। उसके अलावा गवर्नमेंट का इतना वो सपोर्ट नहीं होता है, पर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके फिर हमने ये किया कि वहाँ पे जो दोस्त थे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। उसके बाद आर्किटेक्चर के हमारे जो दोस्त थे उनको वहाँ पे हम 2-3 बार लेके गए हैं, जिन्होंने बार बार वहाँ पे डिज़ाइंस बनाए और उन्होंने मेजरमेंट्स ली। फिर जैसे आई वॉज फ्रॉम IT, तो हमें एक इंजीनियर की भी ज़रूरत पड़ी जो वो डिज़ाइंस हमें एक्सप्लेन करे। फिर उनको कंपेयर किया हमने हमारे ड्रोन शॉट्स से, उनकी मेजरमेंट्स की चेकिंग, फिर मॉडल बनाना। ओवरऑल 4 साल की एक कड़ी मेहनत के बाद कल हम अपने उसमें गोल में कामयाब हुए हैं। Sounds very, very challenging. Thank you. Very challenging के बहुत सारी जो challenges को आपने face करके 4 साल, it's a like huge time. लॉन्ग टाइम। जी बिल्कुल। बहुत सारा टाइम चीज़ों को, और इतने सारे challenges के बाद you are like determined। तो एक question तो मेरा बनता है कि जी ऐसी कौन सी चीज़ थी, like being an entrepreneur, और हम भी काम करते हैं तो most of the time हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि यार लेट इट गो, थक गया हूँ बस और चीज़ें नहीं हो पा रही सॉर्ट आउट। आपको कौन सी मोटिवेशन थी ऐसी जिसके मतलब आप जो है ना 4 साल उसके ऊपर डटे रहे, और जाहिर सी बात है इतने सारे चैलेंजेस, और जाहिर है आपको भी बहुत सारी तकालीफ हुई होंगी इस जर्नी में, तो वो डेफिनेटली ये चीज़ जो है ना हमारे यंगस्टर्स को हमें इन पर्सन मोटिवेट करेगी। वी आर ईगर टू लिसन। जी, इन सवाल जो जवाब मां सिंधी में ॾियणु चाहींदुमि। उनजी वजह इहा आहे जो असांखे पंहिंजे कल्चर सां ॾाढो प्यार आहे। असां इन ई मिटीअ मां जनमु वरितो आहे ऐं इन ई में वञिणो आहे, त मुसलसल असांजी फैमिली घणोतर टीचिंग जे प्रोफेशन सां लाॻापियल रही आहे। मुंहिंजो फादर हिनमहिल बि टीचर आहे। त असां नंढे हूंदे खां वठी सिंध जी तारीख़ी माॻ इन्हनि शयुनि सां अट्रैक्टेड रहिया आहियूं। मुंहिंजो ॻोठु दादू आहे, उते इंतिहाई प्रोमिनेंट जेका टूरिस्ट अट्रैक्शन आहे उहा ख़ुदाबाद जी मस्जिद आहे। तव्हां अगरि विया हूंदव त इहो जेको बि असांजो क़ौमी विरसो आहे, इन क़ौमी विरसे सां असांखे मुहबत आहे। त मूं बैचलर में बि कमु कयो हुयो। असां हिकिड़ी एप्लीकेशन डेवलप कई हुई इंडस एक्सप्लोरर जे नाले सां, जंहिंमें तव्हां सिंध जूं सॼियूं जॻहियूं माना उनखे इस्तेमालु कंदे उन्हनि जी इंफॉर्मेशन बि वठी सघो था, उहे घुमी बि सघो था। त ईअं सम्झो त अधु खां वधीक मुंहिंजो कमु त बैचलर जे टाइम में ई थियलु हुयो। ऐं उनखां अलावा एविड ट्रेवलर्स आहियूं ऐं सॼी सिंध हूअं ई दोस्तनि सां घुमंदा वठंदा आहियूं। पंहिंजा ॿिया बि घणा ई कमकार हूंदा आहिनि, उन्हनि हवालनि सां बि असां वेंदा रहंदा आहियूं। त मुस्तक़िल इन शइ सां मुहबत, चाहत ऐं अपर सिंध खां असां बिलोंग कंदा आहियूं, त इहे इलाइक़ा असांखे हूअं ई प्यारा आहिनि। त इन करे असां उन शइ सां जुड़ियल रहियासीं त बाबा पंहिंजी तारीख़, शाह साईं जो कलाम आहे जेको, या साईं GM सैद जो जेको पैगाम आहे, उन शइ खे असांखे अॻियां वधाइणो रहणो आहे ऐं इन्हनि शयुनि खे असांखे ओन करिणो आहे। त इन करे असां मोहन दड़ो हुजे या तव्हांजो भंबोर हुजे, ठठे में जेको इंतिहाई असां वटि अहमियत रखे थो कल्चर जे हिसाब सां बि ऐं असांजे रिलीजन जे हिसाब सां बि, त इस्लाम जो जेको गेटवे आहे उहो भंबोर आहे। त इन हिसाब सां असां इन सभिनी शयुनि सां जुड़ियल रहूं था ऐं इहा ई मोटिवेशन आहे जो असां अञा बि अॻियां सिंध जी तारीख़ ते वधीक कमु करणु चाहियूं था, जीअं दुनिया इनखे ॾिसी सघे। बिल्कुल लव और अफेक्शन। सो सॉरी आई एम बीइंग सो इमोशनल नाउ। असल में बस वो एक होता है ना वैल्यू सिस्टम, जब आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आता है तो यू नो बिल्कुल हमारी कम्युनिटी को वापस गिव बैक करना, हम अपने इलाके के लिए, अपने खित्ते के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो जब वैल्यू सिस्टम्स जब यू नो एक सब सेम पेज पे हो तो ज़्यादा खुशी होती है, ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा। हाँ, तो इसीलिए या प्लीज जस्ट इग्नोर माय टीयर्स। ना बिल्कुल ईअं आहे। हिकिड़ो एक शेर है जो अभी चल रहा है, मैं समझता हूँ शायद एक इंडियन शायर का है, ये हिजरतों का ज़माना भी क्या ज़माना है, जिनके लिए कमाना है उनसे ही दूर जाना है, समथिंग लाइक दैट। त असां पंहिंजे कमाइण जे पोयां पंहिंजे विरसनि खे छॾे, पंहिंजी सोसाइटीज़ खे छॾे इंतिहाई परे निकिरी वञूं था। द पीपल हू रेज़्ड अस, द पीपल हू वर विथ अस, असां उन्हनि खे, उन्हनि जे लाइ
हिकिड़ो छॾे असां उन्हनि खां ई परे हलिया वञूं था त असांखे गिव बैक करिणो खपे सोसाइटी खे। यंग जनरेशन इंतिहाई परे थी वई आहे इन शयुनि खां, त घटि माण्हू आहिनि जेके सोचींदा आहिनि इन शइ लाइ त कीअं असांखे हिते कमु करणु खपे। अरसलान, यूथ को किस तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं कि वो इन मकामात को जो है ना वो वैल्यू करें और उसकी कदर करें और उसको हम प्रमोट करें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे? आपने एक इनिशिएटिव लिया कि आपने उसको वर्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट किया। अब उसकी जो उसकी ज़िंदगी है, जिसको हम सेकंड लाइफ कहते हैं VR के प्लेटफॉर्म्स को, तो वो अब रहेगी हमेशा के लिए। तो ये चीज़ हम अपने नौजवानों में कैसे उजागर कर सकते हैं? वो स्पार्क कैसे हम उस रोशनी को, उस किरण को हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं आपके नज़रिए में? जी देखिए ना, इट्स अ लॉन्ग शॉट। हमें बहुत ही काम करना पड़ेगा इसके हवाले से। लोग हैं वो काम कर रहे हैं अपना, पर क्या है कि प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है वो काम। और हमारे पास एजुकेशनल सिस्टम में अभी ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं हैं, ऐसी मोटिवेशंस नहीं हैं। टीचिंग हमारे पास जो हो रही है उसमें इन चीज़ों के तरफ ध्यान नहीं है। जैसे आपके पास होटल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है या टूरिज़्म का जो सब्जेक्ट है, तो हमारे पास तो उनको पढ़ाई तो समझा ही नहीं जाता कि भाई ये तो क्या है। या एक हमारा जो कल्चर है वो आर्ट से सारी ज़िंदगी कनेक्टेड रहा है। हमारे पास आर्ट्स के कोई इदारे नहीं है। परफॉर्मिंग आर्ट्स तो हमारा मतलब एक कल्चर का हिस्सा है। देखें म्यूज़िक, कथक असां वटां निकिती आहे, तंबूरो शाह लतीफ़ जो असां वटां निकितो आहे, त माना पर असां वटि इंस्टीट्यूट्स ई कोन्हनि जेके इन शइ खे ओन करनि। त इन लाइ इट्स अ वेरी लॉन्ग शॉट। हमें बहुत काम करना पड़ेगा और इस काम के लिए वसाइल की भी बहुत ज़रूरत है, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। बीच रास्ते में थक हार के हिम्मत छोड़ नहीं देनी, काम करना है। अच्छा, टेक्नोलॉजी के बारे में तो और मैं आपसे मज़ीद क्वेश्चंस वगैरह करूँगा। एक जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करता है इस हवाले से, आपने सर्चिंग के जो हमारी सिविलाइजेशंस थी तीन बड़ी, नील, मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिविलाइजेशन, क्या उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था। मेरा जो सब्जेक्ट जिस तरह रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनालिसिस रहा है, तो अगर हम देखते हैं कि कोई इतना डेवलप हो तो वो वहाँ से फिर उस चीज़ को कंटिन्यू करता है। मतलब लाइक के अब जब 5000 साल पहले हम इस लेवल पे थे, हमारे पास वो उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस लेवल की डेवलपमेंट थी हमारी, तो हमने क्यों कोलैप्स किया है इन सारी सिविलाइजेशन ने? जिस तरह मेसोपोटामिया चले, जो नील है उनको छोड़ के सिंध के हवाले से आप क्या गैप समझ रहे हैं कि वो कहाँ पे आया है, किधर आया है बेसिकली, कि हमने क्या वो चीज़ छोड़ दी है जिसकी बेसिस पे हमने वो एक चैप्टर ही ऐसे समझ लेके दफना दिया है, और हमारी जो डेवलपमेंट थी वो पूरी की पूरी जो है ना मतलब डिमोलिश हो गई, और हम फिर अब ऐसे समझ लें कि स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। दुनिया में बाकी कंट्रीज तो डेवलपिंग फेजेस में, हम तो अंडर डेवलपमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। जी, तारीख़ दुनिया में ऐसा ही होता रहा है। जब से दुनिया शुरू हुई है, अगर आपने पढ़ा होगा तो एक टाइम है जब इंतहाई गर्मी हुई है, जो भी उस टाइम लिविंग क्रीचर्स थे वो मर गए। उसके बाद फिर एक टाइम आता है जब इंतहाई सर्दी हुई, उसमें जो भी वाइल्ड क्रीचर्स थे, डायनासोर्स वगैरह, वो सब मर गए। फिर दुनिया स्टार्ट हुई। तो हमारे जो इलाके हैं उनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट हमने प्रोड्यूस किए, जाबिर बिन नयान हो जाए, इब्न सीना या XYZ जो भी। तो तारीख़ में फिर ऐसा टाइम आता है कि जो इलाके उस टाइम द डार्क पीरियड में थे, आपका जो ये यूरोप साइड है वो इंतहाई एक बुरे दौरों से गुज़रा है। चर्च जब अपने साइंटिस्ट को फांसी दे देता था,
एरिस्टोटल हो, प्लेटो हो, या इंतहाई ज़हीन लोग जिनके लिए कहा जाता है कि उनका इल्म अब भी इतना है कि आपको 2 से 3 बार जन्म लेना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए। पर वो सोसाइटीज़ ऐसी थी जिन्होंने गलीलियो को इसके लिए फांसी दे दी क्योंकि उसने कहा कि अर्थ गोल है, और चर्च ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि अर्थ गोल है, नया या नहीं है। तो अब वो इर्तिका का मरहला हमारे पास आ गया, एक्सट्रीमिज्म का एक तो हम अपने पीक से अब अपने लोएस्ट फॉर्म पे आ गए। तो ये हुआ है हमारे साथ। अब हमें फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है, हमें फिर से हर उस चीज़ को कैप्टिवेट करना है। मेरा ज़ाती और पर्सनल एक क्वेश्चन आपसे ये था अरसलान कि मतलब ये डॉट्स कब कनेक्ट हुए आपकी लाइफ में? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या आप जो है ना वो किसी दिन सोचो विचार में थे कि क्यों ना मैं हमारी ही खंडरात को जो है ना वो वीआर की शक्ल दूँ? ये मतलब ये डॉट्स कैसे आए कि मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ऐसी साइड को प्रिजर्व करूँ जो हमारी सिंध की सकाफ़त में, हमारी इस खित्ते में एक जिसका एक बहुत नुमाया किरदार रहा है, मतलब द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यस, मतलब वीआर का ही ख्याल क्यों आया बेसिकली? एंड व्हाई मोहनजोदड़ो? वीआर और व्हाई मोहनजोदड़ो ही Yes. स्पेशली, क्योंकि बाकी भी साइट्स हैं। तो यस जी। तो ये ऐसे था कि मैंने आपको बताया कि बैचलर पे मैंने एप्लीकेशन पे काम कर लिया, तो द नेक्स्ट फेज वाज समथिंग यूनिक। तो एमफिल में ऐसा होता है कि हमें गैप आइडेंटिफाई करना होता है, रिसर्च गैप। लिटरेचर रिव्यू होता है, हम पढ़ते हैं कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई अफ्रीका में या इजिप्ट में या जो यूरोप है, कनाडा में नाइजीरिया ये ग्रेट फॉल है जी। तो हमने देखा कि यार ये जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने ये विरसे वर्चुअल रियलिटी के थ्रू प्रिजर्व किए हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे मकामात हैं जो हमेशा के लिए ख़त्म हो, बेबीलोन सिटी जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो उन्होंने वो ऐसी चीज़ें वीआर के थ्रू वापस लाई हैं, वो अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वो दिखा रहे हैं, अपनी तारीख को दिखा रहे हैं कि भाई हमारे पास ये सब विरसा था। तो मैंने देखा कि भाई हमारे पास सबसे जो प्रोमिनेंट जगह है वो मोहनजोदड़ो है, तो क्यों ना हम अपने रिसर्च गैप में इसको फिट करें कि सिंध में इस तरह का कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। तो हमने वो अपने सुपरवाइजर्स को प्रोजेक्ट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा तारीख से एक बहुत ताल्लुक़ रहा है फैमिली की वजह से। मैं समझता हूँ कि इस आपके सेंटर के हाफ जितना मेरे घर में लाइब्रेरी है मेरे वालिद साहब की, उसमें आपको डेकेड, 2 डेकेड, 3 डेकेड पुराने भी बुक्स आपको मिल जाएंगे, इंतहाई पुराने बुक्स। तो उस हिसाब से मैंने फिर प्रपोज़ल प्रेजेंट किया कि भाई मैं सिंध के जो भी तारीख़ी मकामात हैं उन पे काम करना चाहता हूँ, और मेरा वे ऑफ एक्शन, क्योंकि एप्लीकेशन हो गई, 3D विज़िट आपके हाथ में हो गया, तो वो मेरा एक काम हुआ था। सो देन आई पिच्ड फॉर द VR। मुझे पता नहीं था कि इट विल टर्न आउट लाइक दिस। हमने उस टाइम देखा कि भाई कोशिश करते हैं क्या होता है। जब काम करते गए, जब वहाँ पे पहुँचे, हमने कहा यार ये तो ॾाढो वॾो आहे, कीअं ही ठहंदो ही। तो हम जब बंदा एक माइंड सेट बना के जाता है फिर उसको पता चलता है। वैसे तो बहुत बार गए हैं, रातों को भी रहे हैं, घूम फिर के मोटे हैं, फिर हम यार ये तो ॾाढो वॾो आहे, मॉडल कीअं थींदो, छा थींदो। फिर सोशली एक्टिव थे यूनिवर्सिटीज़ में, दोस्तों को पकड़ा, हा बा तूं इंजीनियरिंग कई हाल मूंसां गॾु, तूं आर्किटेक्ट आ बा हल, तुमको कैमरा का शौक है, आओ भाई फोटोग्राफी कराऊँ तुम्हारे ब्रांड की, ड्रोन लेके चलो, ड्रोन चलाना है। हाँ, तो इस हिसाब से हम उसको पकड़ के लेके गए। किसी को घूमने का शौक था, लिया वे गाड़ी में लाड़काना घुमाई। हाँ, तो किसी को हमने रजिस्टर थमा दिया, किसी को इंच टेप थमा दी, भाई
बेहतरी माफ़ कयो। इस तरह से फिर पहुँचे, फिर ड्रोन उड़ के बार बार गिर रहा है। भाई छा मसलो आहे, ड्रोन ख़राब आहे छा आहे। फिर पता चला भाई यहाँ पे रेड जोन नज़र आ रहा है, रेड जोन। फिर उन्होंने बताया एयरपोर्ट है। फिर कल्चरल सेक्रेटरी को फ़ोन किया, फिर दूसरे लोगों को फ़ोन किया, भाई कुछ करो। फिर उन्होंने कहा कि लोकल्स थे वहाँ पे, उन्होंने कहा हमको एक रास्ता पता है। भाई कैसे होगा, उसमें बहुत सारे सिगरेट्स के पैकेट चाहिए। अच्छा। हाँ चलो भाई सिगरेट्स के पैकेट लेके आए। अब क्या होगा, अब सारे सिगरेट्स को बाहर निकालो। भाई निकाल दिया। उसके अंदर जो फॉयल होती है गोल्डन कलर की, हाँ, उसको हमने ड्रोन के ऊपर लपेटा है। अब क्या होगा, अब ये डिटेक्ट नहीं होगा। अच्छा। फिर ड्रोन उड़ रहा है सही ऊपर हवा में। हाँ, तो ऐसा जुगाड़ बना के फिर हमने पूरी ड्रोन की कैप्चरिंग की है। जबरदस्त। एयरपोर्ट वालों को फ़ोन करवा के भाई हम ड्रोन उड़ा रहे हैं, हमला नहीं कर देना हमारे ऊपर। हाँ, तो हिसाब से दोस्तों की हेल्प लेके फिर हम यहाँ तक पहुँच गए। वाह। मतलब ये तो चैलेंजेस कम ही नहीं हो रहे, मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा। और आप नोट करें कि जो चैलेंजेस इनकी ज़िंदगी में आए, उसका उन्होंने जो ना उसी वक्त फौरन हल निकाला, अपने दोस्तों को एंगेज किया, तभी मैं बोलता हूँ ऑल्टरनेटिव्स निकाले, हार नहीं मानी। ये वो इंजीनियर हमेशा टेक्निकल ही होता है। Yes. वो मतलब वो सॉल्यूशंस के ऊपर बिलीव रखता है कि बिल्कुल। मतलब एक रास्ता बंद हो गया है तो और बहुत सारे रास्ते स्प्लिट वो फॉग की तरह निकल आएंगे और Yeah. कोई ना कोई मतलब एक छोटी सी रोशनी होती है, वो किरण जो है वो दूर से नजर आती है। बिल्कुल। तो यस, वाओ, हाउ इंस्पायरिंग। जबरदस्त। बहुत सारे मुझे मतलब एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। मतलब कभी कभी बहुत अफसोस होता है, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ, जब मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द हमारा पाकिस्तानी यूथ, हमारा सिंध का यूथ इतना इमेंसली टैलेंटेड, पैशनेट, मोटिवेटेड है। काश कि एक डिज़ायर होता है ना कि कुछ लोगों की कुछ ख्वाहिशात होती हैं, काश कि हमें वो प्लेटफॉर्म्स, वो रसाइल, वो रिसोर्सेज मिले जिससे हम जो है ना वो इन मकामात को, अपने पोटेंशियल को, अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा प्रमोट कर सकें ना। अनफॉर्चुनेटली ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा है। वो रिसोर्सेज, वो अकल, वो लोग, वो हमारी यूथ, वो हमारा स्पार्क जब देखता है कि वो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो वो मजबूर हो जाता है और वो फिर बाहर के ममालिक में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो एक ब्रेन ड्रेन हमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आता है। तो काश के ऐसा हो, एंड एटलीस्ट हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो एक तरह से एक चिंगारी है, एक बड़े विजन की तरफ कि हम रिटेन कर सकें। एग्रीड। हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है ये चीज़ के हमारे यहाँ लोगों ने अभी तक उन चीज़ों को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप इवन दो सीईओ किसी जगह पे, अच्छी जगह पे, प्राइवेट सेक्टर में इवन दो जॉब कर रहे हैं, पर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो कि आप 16, 15, 14 ग्रेड की गवर्नमेंट जॉब में। तो फैमिली और जो हमारा इवन दो इकोसिस्टम है वो सिर्फ गवर्नमेंट चीज़ों को ही रिस्पेक्ट देता है, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को। अगर वहाँ पे है तो हाँ, ही इज़ एलिजिबल फॉर शादी हो गई, या मतलब ही इज़ एलिजिबल फॉर मतलब रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स। तो मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि मतलब कौन, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो आई होंगी आपके साथ भी। हाँ, VR भाई ये क्या है जो तुम बना रहे हो, VR एंड सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यू आर वर्किंग। तो बहुत सारे लोगों ने आई होप कि आपको डिमोटिवेट तो ज़रूर किया होगा, और कुछ नहीं, आपको जिस तरह आपने चैलेंजेस बताए उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट किया होगा आपको, या लोगों का क्या था इस बारे में राय, जब आप हाँ जर्नी के दौरान कौन सी डिमोटिवेशन जिसको बोलते हैं वो क्या थी, कौन सी फेस किया? जी, ऐसा है कि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वी रिस्पॉन्ड टू पावर ओनली। तो इस हिसाब से हमारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट का हिस्सा होने में ज़्यादा फ़ायदा भी नज़र आता है, और वी आर अट्रैक्टेड टू दैट। आपके कोई बैंक का आला अफसर हो
VP या इवन प्रेसिडेंट, ही डज़ नॉट हैव दैट स्पार्क जो एक DC के पास होता है। ठीक है, पर उसकी कुछ वजूहात ये भी हैं कि जो खिदमत पब्लिक की या अपने एरियाज़ की एक गवर्नमेंट ऑफिसर कर सकता है इन पावर, कोई प्राइवेट सेक्टर का बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट के वसाइल होते हैं और रियासत के पास वसाइल की कमी नहीं होती। तो इस हिसाब से हमारे लोग तभी गवर्नमेंट के जॉब्स को और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करते हैं। बाकी ये है कि हाँ बिल्कुल, जब हमने इस पे काम करना शुरू किया तो सोसाइटी अभी हमारी नई टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट करने में उनको टाइम लगेगा, वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है एक्सेप्ट करने में। पर दोस्तों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस था, फ्रेंड्स फैमिली की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस था। जब ये चीज़ बन गई है तो अब जो इसको जिस तरह से हुकूमत को इस्तेमाल करना चाहिए उसमें वो रिलेक्टेंट है। हमारे जो भी मिनिस्टर्स हैं या इंटरेस्टेड नहीं है, बोथ थिंग्स हैं, दोनों चीज़ें हैं, रिलेक्टेंट भी हैं, इंटरेस्टेड भी नहीं है जी। क्योंकि देखें कि सबसे यहाँ पे बड़ा जो मसला होता है वो होता है फंडिंग का। और जब मैंने एप्लीकेशन बनाई थी तो उस टाइम यहाँ पे कुछ लोगों को हायर किया गया था फॉर पिन पॉइंटिंग लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स ऑफ सिंध के जो भी जगहें हैं टूरिज़म के हवाले से उनको। तो व्हेन आई वाज अप्रोच्ड बाय सर्टेन समवन, तो मैंने उनको कहा कि भाई ये मेरा काम पहले ही हुआ है, आप ले सकते हो, पर ये जो नया प्रोजेक्ट आपने लिया है जाहिर बात है ADP हो गया है, फंड अप्रूव हो गया है, काम तो इस पे होगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है। तो दे सेड कि नहीं, हम आपको लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भले आपके हैदराबाद में भी ये 4 जगहें हैं, मैंने आपको पेपर पे लिख के दे दी कि ये जगह यहाँ पे हैं, हम फिर भी जाएंगे क्योंकि प्रोजेक्ट तो शुरू हो चुका है। दैट्स है ना टॉकिंग अबाउट कि वो जो एक कल्चर लोगों ने उनको अभी तक ऑन करने का नहीं सोचा, मतलब वो रिस्पेक्ट देना, वो ट्रिब्यूट देना कि एक माइलस्टोन, जो हमारे सुपर हीरोज़ हैं उनको हमने वो मकाम नहीं दिया। इट्स ओके, इट्स फाइन, ये भी उनकी मेहरबानी है कि वो उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। जब तक हम एक डेवलपिंग फेज से गुजर रहे हैं, एक इस हवाले से हमारी मेंटल ग्रोथ हो रही है, एक अप्रोच बढ़ रही है इस हवाले से, तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि हम इसको भी ज़रूर जो है अपने सुपर हीरोज़ को वो एक रिस्पेक्ट देंगे इंशाल्लाह। और आई एम श्योर कि वो वक्त बहुत दूर नहीं होगा। हमें पूरा यकीन है और पूरी उम्मीद है इस हवाले से। ऐसे ना खुद को कहाँ देखते हैं ज़िंदगी में, क्या करता हुआ ये आपने प्रोजेक्ट अकॉम्प्लिश किया है, आगे मतलब अपने आप को कहाँ इवेंचुअली आप देखते हैं कि अगले कुछ सालों में, मतलब आई नो कि ये कोई जॉब इंटरव्यू तो नहीं है, लेकिन एक होता है कि इंसान की खुद की भी कुछ पर्सनल उम्मीदें होती हैं, काविशें होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं। तो क्या चीज़ आपको ड्राइव करती है, आपका वाई क्या है, जो मतलब क्या चीज़ है जो आपको खुशी देती है, आपकी ज़िंदगी में माने भरती है, अपने आप को किस डायरेक्शन में, किस लिहाज से इंटेलेक्चुअली सोशली आप ग्रो करता हुआ देखते हैं? ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि कल जब वाइवा कंप्लीट हो गई तो मीन्स अब थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन के बाद सितंबर और कमिंग मंथ डिग्री अवार्ड हो जाएगी। तो मैं जब रात को बैठा हुआ था तो मैंने ग्रुप बनाया कि भाई हम विंटर में अभी फेरी मेडोज जा रहे हैं। तो ट्रैवलिंग कि भाई मैं मुस्तकिल या तो किसी तरह ट्रैवल करता रहूँगा और आई विल एक्वायर समथिंग लाइक दैट। सेकंड पॉलिटिक्स, अगर आपको सर्व करना है तो आप किसी भी कैपेसिटी में सर्व नहीं कर सकते नेशन को इन मासेस। पॉलिटिक्स इज़ द ओनली वे जिसके थ्रू आपने सर्व करना है। जब तक आप अपने इलाके के या अपने जो भी जगह है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके लोगों से कनेक्टेड नहीं होंगे, आप किसी भी तरह किसी पावर पोजीशन में नहीं होंगे तो आप सर्व नहीं कर सकते।
तो एज अ वर्किंग मैंने देखा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन द आईटी सेक्टर, क्योंकि मैंने जो डिग्री की उसके बाद आई वाज फाइंडिंग समथिंग टू डू, तो मैंने एमफिल कर लिया। तो आफ्टर दैट आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ वर्किंग इन आईटी सेक्टर, इधर आई ट्रैवल, और यहाँ फिर मैं मुस्तकिल बुनियादों पे सोशल सर्विस में ही काम करूँगा और सिंध को प्रमोटिंग पे ही काम करूँगा। इज इट बिकॉज ऑफ फीडबैक इसका है जो आपने एक चीज़ इनोवेट की है उसकी वजह से अच्छा फीडबैक नहीं है विच कैन मोटिवेट यू, या ये शुरू से एक आपका बस पर्सनल इंटरेस्ट था कि आप बस पॉलिटिक्स की तरफ ही जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल नहीं, फीडबैक का कोई भी मसला नहीं है, ये तो एक प्रोजेक्ट था जो मैंने अपने लिए अपने दिल के लिए ही बनाया था। तो इट वाज नॉट फॉर कमर्शलाइजेशन, नॉट फॉर एनीथिंग। तो ये प्रोजेक्ट का मकसद भी सर्व करना है। बैचलर्स में जो प्रोजेक्ट बनाया था उसका मतलब भी सर्व करना ही था, और द एंड प्रोडक्ट वाज फॉर सिंध, नॉट फॉर एनीवन एल्स। बिकॉज़ वी आर लुकिंग एक्चुअली कि आप हमारे मज़ीद जो भी हेरिटेजेस हैं, जिस तरह रनी कोट हो गया, मखली हो गई, बाकी श्राइन्स और हेरिटेजेस हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड। जी इट्स आल्सो लाइक सर्विंग फॉर मी ना, तो यहाँ पे भी हमने सर्व ही करना है। यहाँ पे सर्व करना है, उसके साथ साथ जो हमें जो भी चीज़ मिल जाती है नहीं मिलती है वो एक अलग बात है, पर द मेन गोल इज़ सर्विंग। तो कल हम को डिजी को उठाएंगे, 7 बेलों को उठाएंगे, मकली को उठाएंगे, खुताबाद को उठाएंगे, तो इन सब चीज़ों का एंड प्रोडक्ट हमारे लिए होगा अपना मदरलैंड, कि हम किस तरह से अपनी फील्ड में सर्व कर रहे हैं। वकील अपनी फील्ड में सर्व कर रहा है, आर्किटेक्ट अपनी फील्ड में सर्व कर रहा है, हम आईटी को इस्तेमाल करते हुए सर्व सिंध को ही करेंगे। मेरे ख्याल से अब थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा अभिलाष के जी नहीं उस टाइप का नहीं होगा बिल्कुल। अभिलाष अबाउट योर एनवायरनमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। हमारी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह अभी काफ़ी डेवलप कर रही हैं, तो ड्यूरिंग स्टडीज़ और साथिज़ा और एक जो फ्रेंड सर्किल होता है वहाँ से कौन सी जो है आपके लिए मतलब मोटिवेशन, जिस तरह समटाइम्स कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ मतलब ऐसे कलीग्स फ्रेंड सर्कल से निकल आते हैं, आपकी ज़िंदगी में कौन से वो जो है जो बैकबोन थे जिन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया? और ज़रूर आप हमें ये भी बताइएगा कि किस तरह का एक एटमॉस्फेयर था आपकी यूनिवर्सिटी का वाइल डूइंग दिस। जी तो ऐसा है कि जो मेरे सुपरवाइज़र थे डॉक्टर जीशान भट्टी, या फिर को सुपरवाइज़र थे डॉक्टर वहीद महेश्वर, डीन ऑफ फैकल्टी थे सर खलील कुम्बाटी, इन सब लोगों की बहुत सपोर्ट थी। उन्होंने इवन यस्टरडे जब मेरी वाइवा थी, मैं सुबह वहाँ पे पहुँचा, मैंने सर को कहा सर क्या होगा? उसने कहा भाई तुम हीरो लगे पड़े हो, बस आ जाओ जल्दी, हमें मीटिंग में जाना है, बस आ जाओ बैठो, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो उनकी बहुत सपोर्ट रही है, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि आप बैचलर्स में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट ईयर तो आपका ऐसे ही गुजर जाता है, आपको कोई पहचानता नहीं है, आप किसी को पहचानते नहीं हो। सेकेंड ईयर में यू स्टार्ट टू लर्न, अगर आप में गट्स हैं तो थर्ड और फोर्थ ईयर तक आपको कोई टीचर पहचानेगा कि इस बंदे का नाम ये है। तो 4 साल वो और 4 साल ये कंटिन्यूसली बीइंग कनेक्टेड टू माई डिपार्टमेंट, माई यूनिवर्सिटी। तो हम तो ऐसे ही लोग हैं कि जहाँ स्कूल था तो स्कूल से अब तक मोहब्बत है, कॉलेज था अब तक मोहब्बत है, तो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मेरी पूरी फैमिली पढ़ी है और तकरीबन पूरा सिंध पढ़ा है इसी यूनिवर्सिटी से, तो उस इदारे से हमें मोहब्बत है। तो उसने हमें वही रिटर्न दिया, टीचर्स ने वही सपोर्ट प्रोवाइड की। मेरा जो डिपार्टमेंट है अभी पूरे सिंध में से सबसे ज़्यादा PhD क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं वो IT डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं ऑल ओवर सिंध। हमारे पास सबसे ज़्यादा MPhil स्कॉलर्स का रेशो है और उससे भी ज़्यादा PhDs का रेशो है। माशाल्लाह से आपकी जैसे सर्विंग इन पॉलिटिकल अप्रोच है। अगेन इट्स मेरी पर्सनल क्वेश्चन, यही पूछूंगा कि मैं किस तरह आप क्या समझते हैं, आपने क्या चीज़ें वो पिन की हैं कि इन चीज़ों को यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बेहतर किया जा सकता है, मतलब जो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स का,
उसको बेहतर किया जा रहा है। एक और क्वेश्चन ये कि क्या वाकई ये एक ट्रांजिशन चल भी रही है कि हमारा जो एक सिस्टम है यूनिवर्सिटी का या डिपार्टमेंट का, क्या वो इम्प्रूव भी कर रहा है? क्योंकि आपने बताया कि आप 8 साल तक कनेक्टेड रहे हैं ड्यूरिंग योर एजुकेशन, तो इस बारे में हमें बताएंगे आपने क्या वो चीज़ें पिन की है? जी बिल्कुल, जैसे एवोल्यूशन का मरहला चलता है स्टेप बाय स्टेप, यहाँ भी वैसे ही काम हो रहा है। हमारे जो पुराने टीचर्स हैं वो रिटायर होते जा रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को जो टीचर्स अभी पढ़ के आए हैं बाहर से, अब उन्होंने वहाँ पे टीच करना शुरू किया है। स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर्स या स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिसर्स ऐसे अब आए हैं जो काम कर रहे हैं फॉर फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स। पर देखें, गवर्नमेंट इदारा है, वहाँ पे हमारे पास इंतहाई दूर के लोग पढ़ने आते हैं जिनके पास वसाइल नहीं है, वो यहाँ तक तो कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, लो फीस, उसके बाद ऐसी आवाम जिनको हमने वहाँ पे ट्रेन भी करना है, पढ़ाना भी है, एक्सपोजर भी देना है, तो उस हिसाब से बहुत काम हो रहा है। ऐसा समझें कि अगर HEC 100% बजट सिंध का निकालती है ना, तो वी गेट लेस देन 30% और वी आर कवरिंग 100% ऑफ सिंध। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। उस हिसाब से हम चल रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते काम हो रहा है उस तरफ आने का, क्योंकि इन चैलेंजेस को इंडिकेट करना लाजमी है। वी आर लिविंग इन डिजिटल एरा, तो बाकी लोगों को भी, खास करके हमारी ऑडियंस को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हमको जो है ना किन चैलेंजेस और क्राइसिस से निकल कर और ये चीज़ें जो है इनोवेट करते हैं, इन्वेंशंस और ये टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम करते हैं। कितना चैलेंजिंग होता है कि स्टूडेंट के लिए, वेयर देयर इज़ नो मार्केट, नो रिसोर्स, मतलब हम अपने बलबूते के ऊपर ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। ख़ास करके क्योंकि कराची मेट्रोपॉलिटन, मैं तो उसको एक मुल्क समझता हूँ, इंटरनेशनल। यहाँ पे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, यू कैन ईजिली हंट अ जॉब अगर आप वहीं पे पढ़ते हैं ड्यूरिंग योर एजुकेशन, बट इट्स एट द सेम टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसा उन्होंने बताया, सिंध यूनिवर्सिटी वो तो यूनिवर्सिटियों का शहर माना जाता है, बट अगेन देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी, कोई जो है जॉब के हवाले से एग्जीबिशंस वगैरह होते भी होंगे तो उनकी कोई अप्रोच नहीं है स्टूडेंट्स के पास। तो यस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस हवाले से हमें फेस करना है। मैं ये जानना चाह रही थी प्राइमरीली कि रिसर्च ग्रांट्स जिसको हम कहते हैं, रिसर्च फंड्स जो ख़ास मखसूस किए जाते हैं, जैसे आपका जो प्रोजेक्ट था, तो इस तरह की कोई फैसिलिटी आपकी यूनिवर्सिटी में थी, या आपने रिसोर्सेज के हवाले से, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो आपकी सारी अपनी ही मेहनत और अपने ही कॉन्टैक्ट्स और जो आपका एक स्टूडेंट सर्कल था उन्होंने ही आपको इस हवाले से सपोर्ट किया? स्टूडेंट को कोई भी ग्रांट नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया है। रिसर्च ग्रांट्स आर ओनली फॉर टीचर्स। अच्छा, रिसर्च स्कॉलरशिप नो, नथिंग फॉर स्टूडेंट्स। अभी उन्होंने फिर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं, पर दे आर ऑल्सो डिज़ाइंड फॉर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो हम उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इट्स नॉट अबाउट द बेस्ट आइडिया, इट्स अबाउट हु कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग। तो इस तरह से हमारे पास जो भी वसाइल थे वो हमारे अपने थे। हमने जो भी अपने कॉन्टैक्ट्स, दोस्त वगैरह, अहबाब, फैमिली, उनको ही इस्तेमाल करते हुए ये सब चीज़ें कैटर की और इसमें हम चलते रहे आगे। बड़ी दुख की बात है कि हमारे पास इवन तो एक तो रिसोर्सेज नहीं है, ऊपर से ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप और इस किस्म की कम अज़ कम बच्चों को टीचिंग्स दी जाए। कम अज़ कम वो उन चीज़ों को पढ़ के एक प्रोडक्ट अगर कोई इनोवेट करते हैं, इन्वेंट करते हैं, उसको मार्केट में किस तरह सेल करें, दे डोंट नो। इवन दो मतलब मेरे ख्याल से आज भी अगर कोई ग्रेजुएट निकलता है तो वो डिग्री पकड़ कर जॉब के पीछे भागता है, जबकि नैरेटिव तो यही होना चाहिए कि उसको इतने फंड्स दिए जाएं कि वो कंपनी स्टार्ट कर सके, स्मॉल मीडियम हो गई, एक माइल्ड बिजनेस कम अज़ कम वो उसको स्टार्ट कर सके। तो एक जॉब क्रिएशन वाला जो अप्रोच है उसमें
ख़ास करके असातिज़ा और मैनेजमेंट का बहुत बहुत मेरे ख्याल से जो है ना मेन कैरेक्टर है, तो वो इसको किस तरह, क्योंकि उनकी जो कम्युनिटी होती है, एसोसिएशंस वगैरह उनकी होती है, तो उसमें मेरे ख्याल से उन्होंने कभी इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया होगा। नहीं, देखे ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो हैं सोशल साइंसेस के, आर्ट्स के, तो यू नीड पीपल टू गेट अ जॉब फ्रॉम दैट सब्जेक्ट। अब जब आप इंग्लिश पढ़ाएंगे तो आप कंपनी तो स्टार्ट नहीं कर सकते इंग्लिश के बाद, उर्दू में, अरबिक में, पाकिस्तान स्टडीज़ में, लिंग्विस्टिक्स में। जी, किस तरह इसको सेल करना है। नहीं, देखें ना कि कुछ वहाँ फ्रीलांस मार्केट्स के डिपार्टमेंट्स या सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अलग सब्जेक्ट्स से आते हैं, एरिया ऑफ स्टडी बहुत अलग हो जाता है। हाँ, बीबीए में ऐसा होना चाहिए, कॉमर्स में ऐसा होना चाहिए, पर अगर जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें जो सब्जेक्ट्स आप फॉलो करेंगे दे आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, के कल भाई आप पाकिस्तान को किस तरह से सर्व करते हैं यूजिंग योर नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। या आप बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो हैं स्पेसिफिक फॉर सम जॉब्स, कि अगर आप लाइब्रेरी साइंसेस पढ़ रहे हैं तो आप कल को कैसे लाइब्रेरीज़ को बेटर बनाएंगे, कैसे सर्व करेंगे अपने लाइब्रेरीज़ को। हाँ, अगर आप फिर आईटी में आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी या दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें हमें पहले होता था ये लैक कि भाई हमें इस तरह की कोई भी जो है नॉलेज नहीं दी जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब वहाँ भी इनक्यूबेशन सेंटर्स खुल गए हैं, वहाँ भी वो फंड कर रहे हैं आइडियाज़ को। बट एज आई सेड, वसाइल हमारे पास बहुत ही लिमिटेड होते हैं। उसकी वजह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो नए इदारे खोलते जा रहे हैं, खोलने पे जोर है। दादू में मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, अरे भाई पीछे जो है पहले उसको तो आप 100% कर लो ना। तो हमारे पास हॉस्पिटल्स भी खुल जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल जाती हैं, स्कूल्स खुल जाते हैं, पर मैनेजमेंट का जो लैग है वो बरकरार रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा वॉइड है, वो फिल नहीं हो पाता है। टेक्निकल जो लोग हैं उनका बहुत ही बड़ा फुकदान है। जी, जहाँ तक बात है करिकुलम की, तो बेसिकली मेरा ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका ये था ना, जैसे जब मैं पढ़ रही थी बाहर तो मैं एक चीज़ नोटिस की थी कि बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ना एटलीस्ट अगर आप बीबीए के शागिर्द हैं या अगर आप आईटी के शागिर्द हैं तो आपको एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जो है वो इलेक्टिव्स के तौर पे या आप कुछ कोर्सेज़ को ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट से मुराद कि आप एग्ज़ाम्स नहीं देंगे, आप वाइवा में अपेयर नहीं होंगे, पर आप एटलीस्ट उन कोर्सेज़ में बैठ सकते हैं। तो उससे क्या आपका दिमाग बहुत वसी हो जाता है। कि अगर जैसे मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में थी तो मैं लिटरेचर की क्लासेस में भी बैठ सकती थी, मतलब मुझे इजाज़त थी मेरे कॉलेज के अंदर ही। और इवन कॉलेज टू यूनिवर्सिटीज़ और इंटर कॉलेजेस भी एक प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है कि एक स्टूडेंट का जो जहन है, जो एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, उसे उसकी हद तक महदूद ना रहे। और ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं नज़र आती। दूसरे जैसे आप लोगों ने भी बिल्कुल सही फरमाया, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ मतलब मैं खुद भी ज़ैबिस कराची ग्रेजुएट हूँ, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी कोई ऐसा तस्वुर ही नहीं है रिसर्च ग्रांट्स का जो होनी चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट सैचुरेटेड हो रही है, जॉब्स लिमिटेड हैं और हमें जॉब्स मज़ीद क्रिएट करने की तरफ जो है ना अब बढ़ना चाहिए। लेकिन वो जो एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है ना, वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे करिकुलम में या हमारे सिलेबस में भी नहीं डेवलप किया जा रहा। हम जब बीबीए ग्रेजुएट्स का जब हम देखते हैं, जब वो मतलब अगर हम उनको भी हायर करें या हम एमबीएस को हायर करें ना, तो वो क्रिएटिविटी, वो इनोवेशन, वो स्पार्क, वो मार्केट नॉलेज नहीं नज़र आती अनफॉर्चुनेटली। तो सवाल या निशान ये है कि करिकुलम में गैप्स हैं या करिकुलम इतना वास्ट नहीं है या आपको इंटर करिकुलम एक लिंकेजेस नहीं समझ में आते। एग्जैक्टली वही जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है, आज भी उसी को ही रिपीट किया जाता है, जबकि दुनिया कस्टमाइज जो एजुकेशन है वो उसको एवेल्युएट करती है, उसकी इवोल्यूशन होती है। प्रॉपर आप फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से कि आपने कितना उससे सीखा, हम कोर्स में कौन सी चीज़ें आपने कौन सी चीज़ें इसमें से इवैक्यूएट करनी है, बहुत सारे। हम तो उसी टिपिकल और ट्रेडिशनल अंदाज में जो है मूव कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट्स में।
यस बिल्कुल ऐसा ही है। और रिसर्च की खासकर जहाँ तक बात है, जिस पे स्पेशली जो आपने जो रोल अदा किया है उसमें, मतलब मेरा अपना ये ज़ाती तस्वर है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन इट डेफिनेटली डिजर्व अ रिसर्च ग्रांट। अगर वो मिलता तो आई थिंक ज़्यादा ये चीज़ ज़्यादा एक्सेलरेट कर पाती। जी, अब कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारे पास ऐसा निज़ाम क्यों नहीं है, तो दिस थिंग गोज़ टू द टॉप। हमारे पास ऊपर से एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस नहीं होता है। एग्जैक्टली हमारा वे ऑफ टीचिंग, हमारा जो भी एजुकेशन का एक पूरा स्ट्रक्चर है वो स्कूलिंग से ही बिल्कुल ऐसा समझिए कि नॉट इन द करेक्ट वे है। क्यों है? इंग्लिश ग्रामर एज अ सब्जेक्ट भी हमें स्कूल में रट्टे मार के याद करवाया जाता है। इंग्लिश ग्रामर इज नॉट समथिंग दैट यू विल ऑलवेज वांट टू लर्न बाय यहाँ पेपर देना है। तो स्कूलिंग से ही हमारे पास जो थिंग्स हैं, साइंस के सब्जेक्ट हैं, वो रट्टे मार के याद करवाए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ आपने पेपर देना है, पेपर में ए लेके आना है, पेपर में हमें ए लेके आना है, तो उसमें हम जो भी करें। तो ये सब चीज़ें हमारे पास कंबाइन होके फिर यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचती हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि पेपर है, पेपर निकालना है। तो अब वो सिस्टम में इंक्लूड करने के लिए या तो फिर हमें पूरा जायज़ा लेना पड़ेगा हमारे एजुकेशनल सिस्टम का, और कंट्री वाइड एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे हमें काम करना पड़ेगा। और आई थिंक हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं इस चीज़ पे काम करने के लिए, बट इफ़ दे आर नॉट विलिंग टू डू दैट, या फिर कोई और मसला है। स्पेस नहीं मिल रहा प्रॉब्लम क्वालिफाइड लोगों को। हिंड्रेंसेस हैं काफ़ी सारी हमारी सिस्टम में। जब भी उनसे इस हवाले से बात होती है तो वो काफ़ी सारी रेजिस्टेंस की बात, काम ना करने की बात करते हैं इस हवाले से। बिल्कुल। ओके, आई होप, और मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन है इससे काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद होंगे। और आज हमने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की एक इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज किया। हमने अरसलान की स्टोरी सुनी, अरसलान की इंस्पिरेशन सुनी, और मतलब एक ख्वाहिश है एक आम पाकिस्तानी की कि वो रिसोर्सेज, वो रिसर्च ग्रांट्स, वो स्पेस मिला जाए हमारे एजुकेशनल करिकुलम के थ्रू, हमारे इदारों के थ्रू, हमारे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, कि हम उस रिसर्च, क्रिएटिविटी, इनोवेशन को हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दे सकें। इसी के साथ खुदा हाफ़िज़।